ऋषिकेश के एक रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट का काम करने वाली अंकिता भंडारी 19 सितंबर 2022 के दिन अचानक से लापता हो जाती है। कई दिन के सर्च ऑपरेशन के बाद 24 सितंबर के दिन चीला बैराज से अटकी एक लड़की की लाश मिलती है। ये डेड बॉडी अंकिता भंडारी की थी। अंकिता भंडारी की मौत के पीछे की जांच हुई तो पता चला कि अंकिता को किसी और ने नहीं बल्कि रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य ने अपने दोस्त सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता के साथ मारा था, क्योंकि पुलकित चाहता था कि अंकिता रिजॉर्ट में आने वाले एक वीआईपी गेस्ट के लिए एक्स्ट्रा सर्विस दे, लेकिन अंकिता ने मना कर दिया। कौन है ये वीआईपी? अंकिता से कैसा फेवर चाहता था वीआईपी? इस वीआईपी का पुलकित से क्या है नाता? क्यों पुलकित ने अंकिता से इस वीआईपी का जिक्र किया? इसके करीब एक हफ्ते बाद ही अंकिता की चीला नहर में लाश मिलती है। लेकिन अंकिता भंडारी के इस ट्रैप में फंसने की कहानी 19 सितंबर से शुरू नहीं होती, बल्कि ये शुरू होती है 1 सितंबर की रात से, यानी अंकिता के रिजॉर्ट पर नौकरी शुरू करने की पहली रात से। उत्तराखंड का वनंतरा रिजॉर्ट भाजपा के मंत्री रहे विनोद आर्य का एक लग्जरी रिजॉर्ट था, जो देखने में और सुविधाओं में काफी आलीशान था। अक्सर यहाँ नेता, राजनेता, वीआईपी गेस्ट पूल पार्टियां करने और अय्यासियां करने के लिए आया करते थे। वनंतरा रिजॉर्ट गंगा भोगपुर तल्ला में पड़ता था, जो ऋषिकेश शहर से 10-12 किलोमीटर दूर है और आसपास जंगल से घिरा हुआ एक आउटर एरिया है। इसी वनंतरा रिजॉर्ट में अंकिता भंडारी ने 1 सितंबर 2022 से रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। लेकिन इसी रात वनंतरा रिजॉर्ट में 4-5 लोगों की एक पार्टी होती है। तभी एक गेस्ट ने अंकिता को जबरन गले लगा लिया और छेड़छाड़ करने की कोशिश की। इस घटना के बारे में अंकिता ने अपने दोस्त पुष्पदीप को बता दिया, जिसने अंकिता की नौकरी लगवाई थी। पुष्पदीप और अंकिता दोनों क्लोज फ्रेंड थे। दोनों की पिछले सितंबर 2021 में इंस्टाग्राम पर बातचीत शुरू हुई थी। पुष्पदीप जम्मू का रहने वाला था और अंकिता से मिलने के लिए कई बार उत्तराखंड आया। अंकिता उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में आने वाले डोब श्रीकोट की रहने वाली थी, जिसका जन्म 11 नवंबर 2003 के दिन हुआ। 2020 में अंकिता ने 12वीं की पढ़ाई पूरी कर ली, जिसमें उसके 88% नंबर आते हैं, यानी वो पढ़ने में अच्छी लड़की थी। ये वो दौर था जब पूरी दुनिया कोविड से जूझ रही थी और लोग घरों से ही नौकरियां और पढ़ाई कर रहे थे। इसलिए अंकिता ने देहरादून के श्री राम इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट में 1 साल के सर्टिफिकेट कोर्स के लिए एडमिशन ले लिया। शुरू के 3 महीने अंकिता ने ऑनलाइन पढ़ाई की, लेकिन लॉकडाउन खुलने के बाद जब दोबारा से कॉलेज शुरू होते हैं तो अंकिता कॉलेज चली गई। इस बीच ही अंकिता के पिता की कोरोना में नौकरी चली जाती है। अंकिता को अपना कोर्स पूरा करने के लिए 40,000 रुपए फीस भरनी थी, जो उसके पिता के पास अब देने के लिए नहीं थे। इसलिए मार्च 2022 में अंकिता को कोर्स के बीच ही अपना कॉलेज छोड़ना पड़ता है। होटल मैनेजमेंट का कोर्स करने का अंकिता का सपना अधूरा रह जाता है। इस समय तक अंकिता की पुष्पदीप से दोस्ती हो चुकी थी। अंकिता पुष्प से अपने लिए एक नौकरी ढूंढने के लिए कहती है। इसी दौरान पुष्प की नजर OLX पर मौजूद वनंतरा रिजॉर्ट के एक विज्ञापन पर पड़ती है। इस विज्ञापन में साफ लिखा था कि केवल वही लड़कियां इस नौकरी के लिए अप्लाई करें जो रिजॉर्ट में रहने के लिए तैयार हों। न पुष्प इन लाइनों का मतलब समझ सका और न अंकिता। इन्होंने समझा आउटर जंगल में होने के कारण ही शायद रिजॉर्ट वाले एक ऐसी लड़की ढूंढ रहे हैं जो रिजॉर्ट में ही 24 घंटे रहे। पुष्प ने OLX पर मौजूद इस विज्ञापन से रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य का नंबर ले लिया और अंकिता की नौकरी के लिए बात करने लगा। गरीबी में मजबूर अंकिता ने रिजॉर्ट में रहने की इस शर्त को मान लिया, जिसके बाद पुलकित ने अंकिता का एक टेलीफोनिक इंटरव्यू लिया। इस तरह 28 अगस्त 2022 के दिन अंकिता की वनंतरा रिजॉर्ट में नौकरी लग जाती है। अंकिता के पिता इसी दिन डोब श्रीकोट से अपनी बेटी को वनंतरा रिजॉर्ट छोड़ आते हैं, जो ऋषिकेश से कोई 10-12 किलोमीटर दूर आउटर एरिया में पड़ता है, जहां रेगुलर बस ऑटो नहीं जाते थे। जो लोग ऋषिकेश गए होंगे वे जानते होंगे ऋषिकेश में ऐसे एरिया बहुत सारे हैं और रिजॉर्ट भी बहुत सारे हैं और लोग शांति और आराम के लिए ऐसे रिजॉर्ट में जाया करते हैं। लेकिन वनंतरा रिजॉर्ट में नौकरी लगने की पहली रात ही एक गेस्ट ने अंकिता से छेड़छाड़ कर दी। इस बात की शिकायत अंकिता ने पुलकित आर्य से की। पुलकित ने उस गेस्ट को डांटा और इसी बहाने अंकिता के कमरे को अपने कमरे के पास शिफ्ट करा लिया। हालांकि यहाँ 1-2 दिन ठहरने के बाद अंकिता वापस अपने उस कमरे में शिफ्ट
कर दी जाती है जो अंकिता को शुरुआत में अलॉट किया गया था। लेकिन 9 सितंबर को एक बार फिर पुलकित आर्य ने अंकिता का कमरा अपने कमरे के पास शिफ्ट करा लिया, ये कहते हुए कि हमारे पास ज्यादा गेस्ट हैं और कमरों की संख्या कम है। लेकिन इसके अगले दिन 10 सितंबर की रात ही अंकिता ने पुष्प को कॉल किया और रोने लगी। पुष्प ने रोने की वजह जानने की कोशिश की तो अंकिता ने चिल्लाते हुए कहा कि तुम क्या कर लोगे। जब पुलकित को पता चला कि अंकिता पुष्प से बात कर रही है तो पुलकित ने अंकिता का फोन छीन लिया और कहा कि हर छोटी छोटी बात को पुष्प को मत बताया करो, और पुष्प का फोन काट दिया। इस रात रिजॉर्ट मालिक पुलकित आर्य, रिजॉर्ट मैनेजर सौरभ भास्कर और रिजॉर्ट स्टाफ अंकित गुप्ता, इन तीनों ने अंकिता के कमरे में शराब पी। रिजॉर्ट मालिक पुलकित आर्य ने भी खुद भी अंकिता के साथ छेड़छाड़ की। अब अंकिता ने नौकरी छोड़ने का मन बना लिया और वनंतरा में इलेक्ट्रीशियन का काम कर चुके आयुष को मैसेज किया। आयुष ने अभी अभी नौकरी छोड़ी थी और अंकिता से मिलना जुलना हुआ था और कभी कभी फोन पर बात हो जाती थी। परेशान अंकिता ने इसी रात आयुष को मैसेज किया, आयुष एक हेल्प करेगा, जॉब है तेरी नजर में मेरे लिए कोई। 11 सितंबर के दिन अंकिता ने यही बात पुष्प को बता दी कि कल रात पुलकित, अंकित और सौरभ ने मेरे कमरे में शराब पी और मुझे छेड़ा। इस पर पुष्प ने अंकिता को कहा कि ये जगह तुम्हारे लिए सही नहीं है, तुम्हें कहीं और नौकरी देखनी चाहिए। अंकिता ने इलेक्ट्रीशियन आयुष को दोबारा मैसेज लिखा और कहा, इन लोगों पर विश्वास नहीं कर सकती, हब्सी हैं साले सब, तमीज नहीं है, मेरे को जॉब चाहिए। आगे की चैट में अंकिता ने आयुष को बताया कि कैसे पुलकित ने उसे किस करने की कोशिश की। अंकिता ने आयुष को लिखा, इस पर मैंने पुलकित को ढंग से सुना दिया, जिसके बाद उसने अपना गुस्सा स्टाफ रिंकू पर निकाला और उसको बहुत मारा। सारा स्टाफ छोड़ने वाला है रिजॉर्ट को और मैं भी जाने वाली हूँ। अंकिता ने आयुष को लिखा कि अभी मैं मजबूर हूँ। अंकिता की नौकरी छोड़ने के इरादे को देखते हुए पुलकित, सौरभ और अंकित गुप्ता तीनों ने अंकिता से माफी मांग ली और नौकरी न छोड़ने के लिए मनाया। अंकिता भी इन तीनों के झांसे में आ जाती है और उसने आयुष को अब नई नौकरी देखने से मना कर दिया। इधर 14 सितंबर के दिन खुद पुष्प अपने एक दोस्त अक्षत के साथ जम्मू से वनंतरा रिजॉर्ट आ जाता है ताकि अंकिता की प्रॉब्लम को समझ सके और उस रिजॉर्ट को देख सके जहां वो काम करती है। यहाँ पुष्प और अक्षत दोनों 14 से 16 सितंबर तक रुकते हैं। 16 सितंबर को जम्मू निकलने से पहले अक्षत और पुष्प दोनों रिजॉर्ट के पूल में नहा रहे थे। तभी पुष्प ने यहाँ कुछ लोगों को देखा जिनके साथ बाउंसर थे। ये लोग कोई वीआईपी थे जो रिजॉर्ट में आए हुए थे। हालांकि पुष्प को अभी कुछ खास शक नहीं हुआ कि इस रिजॉर्ट में दरअसल होता क्या है। इस तरह 16 सितंबर की दोपहर करीब 1-2 बजे पुष्प रिजॉर्ट से अपने घर जम्मू के लिए निकल जाता है। अगले दिन 17 सितंबर की सुबह पुष्प जम्मू पहुंचा ही था कि रात में ही अंकिता ने पुष्प को दोबारा पैनिक में आकर व्हाट्सएप मैसेज किए। इस बार अंकिता कुछ ज़्यादा परेशान थी। अंकिता ने पुष्प से कहा कि बहुत इनसिक्योरिटी होती है इस रिजॉर्ट में। अंकित मेरे पास आया और कहने लगा कुछ बात करनी है। मैं गई उसके साथ। फिर उसने बोला कि ऐसा है कि एक वीआईपी गेस्ट आ रहे हैं मंडे को, यानी 19 सितंबर को, तो उन्हें एक्स्ट्रा सर्विस चाहिए। मैंने बोला तो मैं क्या करूँ? तो बोला कि गवारों वाली हरकतें मत करो, गेस्ट देख रहे हैं। अंकित की ट्रिक को देखकर अंकिता ने डांटा और कहा कि मैं गरीब हूँ तो क्या मैं 10,000 में बिक जाऊंगी। इस पर अंकित ने कहा, मैंने आपको थोड़े ही बोला है कि आप करो, मैं ये बोल रहा हूँ कि कोई दूसरी लड़की होगी तुम्हारी नज़र में क्योंकि वो 10,000 दे रहा है। अंकिता ने पुष्प को व्हाट्सएप मैसेज पर कहा कि मैं जानती हूँ ये लोगों ने जानबूझ के बोला मुझे। अंकिता ने आगे लिखा कि और तुम्हें पता है। ये बात होने के बाद उसने बोला कि सर को मत बोलना, लेकिन मुझे पता है इन तीनों ने जानबूझ के बोला है ताकि मैं हाँ बोलूँ इन पैसों के लिए। ये मुझे प्रोस्टिट्यूट बनाना चाहते हैं। अंकिता ने वीआईपी के लिए एक्स्ट्रा सर्विस देने वाली बात न केवल अपने दोस्त पुष्पदीप को बताई बल्कि वनंतरा रिजॉर्ट में 16 सितंबर तक काम कर चुके विवेक आर्य को भी कॉल पर बताई। अंकिता ने विवेक को दिन में करीब 2-3 बजे कॉल किया था। विवेक आर्य ने कोर्ट में दिए अपने बयान में बताया कि अंकिता ने उसे कॉल पर कहा कि पुलकित आर्य मुझे मना रहा है कि कोई चीफ गेस्ट आने वाला है और मुझे एक्स्ट्रा सर्विस देने के लिए कह रहे हैं, और ये भी बताया कि अंकित ने मेरे साथ धक्का मुक्की की। अगले दिन यानी 18 सितंबर की सुबह, यानी जिस दिन अंकिता की हत्या हुई, उस सुबह अंकिता ने पुष्प को फिर से मैसेज किए। अंकिता ने 11:03 पर पुष्प को मैसेज किया कि उसे आर्यन ने बोला है कि तुमको गेस्ट हैंडल करने हैं और अगर नहीं किया तो वो तुम्हें हटा देंगे और दूसरी लड़की आएगी। दोपहर 2:46 पर अंकिता ने पुष्प को दोबारा से मैसेज किए और कहा कि मेरा रूम शिफ्ट हो गया है कुछ दिनों के लिए सर के रूम में, क्योंकि गेस्ट आने हैं अब बहुत। शाम के 4-5 बजते अंकिता और पुलकित के बीच और झगड़ा होने लगता है। ये झगड़ा वीआईपी गेस्ट के लिए एक्स्ट्रा सर्विस देने को लेकर हो रहा था जो अगले दिन आने वाला था। अंकिता किसी भी तरह की ट्रिक और लालच के चक्कर में कंप्रोमाइज नहीं करना चाहती थी, लेकिन पुलकित, सौरभ और अंकित ने उसका जीना मुश्किल कर दिया। इसलिए इसी शाम ही अंकिता ने तुरंत नौकरी छोड़ने
और रिजॉर्ट छोड़ने का मन बना लिया और अपना बैग तैयार कर लिया। अंकिता ने अपना बैग कमरे से उठवाने के लिए और रिजॉर्ट से सड़क तक पहुंचाने के लिए रिजॉर्ट के स्टाफ सौरभ बिष्ट को कॉल किया। सौरभ बिष्ट रिजॉर्ट में सर्विस का काम करता था। जिस वक्त अंकिता ने सौरभ को कॉल किया उस वक्त सौरभ करण के साथ रिजॉर्ट से बाहर घूम रहा था। करण भी रिजॉर्ट में ही इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का काम करता था। इस वक्त शाम के 5 साढ़े 5 बज रहे थे। जिस समय अंकिता का सौरभ बिष्ट को कॉल आया उस वक्त सौरभ गाड़ी चला रहा था, इसलिए सौरभ बिष्ट का फोन करण ने उठाया। उधर से रोती हुई अंकिता ने करण से कहा कि प्लीज मेरा बैग सड़क तक ले जाओ। हेलो मैम, मैम करण बोल रहा हूँ, क्या हो गया? प्लीज मेरा बैग ऊपर ले जा दो दुकान तक। चल चलो गाड़ी घुमा, चल नीचे चल, नीचे चल, अरे चलना। अंकिता को परेशान देख करण ने रिजॉर्ट के दूसरे स्टाफ चंद्रकिरण को कॉल करके कहा कि अंकिता मैम ने रोते हुए कहा है कि मेरा बैग रखवा दो। चंद्रकिरण वनंतरा रिजॉर्ट में इलेक्ट्रीशियन मेंटेनेंस का काम करता था। जिस वक्त चंद्रकिरण को करण की कॉल आई उस वक्त वो वनंतरा रिजॉर्ट के बाहर मौजूद पनावी रिजॉर्ट के पास खड़ा था। तुरंत ही चंद्रकिरण वनंतरा रिजॉर्ट के पास पहुंच गया। चंद्रकिरण जब वनंतरा रिजॉर्ट के गेट पर पहुंचा तो अंकित ने गेट पर ही रोक दिया और कहा कि यहाँ सब ठीक है। लेकिन चंद्रकिरण ये कहते हुए रिजॉर्ट के अंदर जबरदस्ती घुस गया कि मुझे मैडम से अटेंडेंस लगवानी है। इस वक्त अंकिता अपने कमरे के बाहर खड़ी थी जो रिसेप्शन के बगल में ही था। जब चंद्रकिरण ने अंकिता से हेल्प करने के बारे में पूछा तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। चंद्रकिरण के कोर्ट में दिए बयान के अनुसार अंकिता इस वक्त काफी डरी हुई थी। चंद्रकिरण को मौके पर देखकर सौरभ भास्कर ने उसे जाने को कहा और कहा कि यहाँ सब ठीक है। सौरभ भास्कर ने चंद्रकिरण से कहा कि जाकर मोटर चेक कर लो, जबकि मोटर पूरी तरह सही थी। इसके बाद चंद्रकिरण वहां से चला जाता है। इसी दौरान अंकिता ने अपने कमरे के बाहर खड़े होकर आयुष को दोबारा कॉल किया। ये वही आयुष था जिसे अंकिता ने 11 सितंबर को मैसेज करके कहा था कि मेरे लिए नौकरी ढूंढ दो। अंकिता ने रोते हुए आयुष से कहा कि मुझे यहाँ से निकलना है, मुझे यहाँ से ले जाओ। इस वक्त शाम के करीब 6 बज चुके थे। इस बात की सूचना आयुष ने कॉल करके पुष्प को भी दे दी कि मुझे मैडम का कॉल आया था, मैडम परेशान थी और कह रही थी कि मुझे यहाँ से ले जाओ। जिस वक्त अंकिता आयुष से कॉल पर बात कर रही थी और कह रही थी कि मुझे यहाँ से ले जाओ, उस वक्त रिजॉर्ट में हाउस कीपिंग का काम करने वाले अभिनव कश्यप और कुछ दोनों एक गेस्ट का सामान गाड़ी से उतार कर ला रहे थे। दोनों भाइयों ने रोती अंकिता को फोन पर आयुष से हेल्प मांगते देखा, लेकिन तभी पुलकित अंदर कमरे से आया और अंकिता का मोबाइल छीन लिया और उसे खींचकर अंदर कमरे में ले गया। अंकिता रोती रही। बाहर गेस्ट का सामान रख रहे अभिनव कश्यप और कुछ दोनों ने पुलकित को अंकिता के साथ बदतमीजी करते हुए देखा। मैं और मेरा भाई जैसे ऊपर हो गए ना, तो मेरा भाई अंदर से बैग रख के आ रहा था। मैं जैसे बाहर निकला, मैम फोन पे चिल्ला रही थी मेरी हेल्प करो, मेरी हेल्प करो, मेरी हेल्प करो। सर ने मुंह भींचा और जो भी मतलब कि छीना सकती मुंह भींच रहे थे जो भी, और फिर वो उनको अंदर ले गए। गवाह अभिनव के अनुसार मैडम अंदर कमरे में रो रही थी। तभी अंकित नाचते हुए कमरे के अंदर गया। मैं उस वक्त रिसेप्शन पर था, मुझे देखा मैडम अंदर खड़ी हैं और अंकित मैडम के सामने 20-30 सेकंड नाचा और मैडम को बाथरूम वाली साइड ले लिया। फिर सर अंदर घुसे और पुलकित सर गए हाथ पकड़ के। अभिनव के अनुसार फिर 10 मिनट बाद जब वो दोबारा नीचे आया तो अंकित ने कहा कि तुम यहाँ से जाओ, यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है। तो जैसे नीचे अंकित सर आए, अंकित सर ने कहा जाओ जाओ तुम्हारा कोई काम नहीं है, ऊपर जाओ, तुम हमें ऊपर भेज दिया गया। इधर जब जम्मू में रहने वाले पुष्प को आयुष से पता चला कि अंकिता रो रही थी और उसे रिजॉर्ट से ले जाने के लिए बुला रही थी तो पुष्प ने तुरंत अंकिता को कॉल लगाया, लेकिन अंकिता ने पुष्प का फोन नहीं उठाया। इसके बाद पुष्प ने आयुष को कॉल किया। इस बार आयुष ने पुष्प को कहा कि मुझे मैडम का मैसेज आया था कि अभी रहने दो। इस पर पुष्प ने आयुष से कहा कि अगर फिर से अंकिता का कॉल आए तो उसे रिजॉर्ट से ले आना। कुछ मिनटों बाद ही शाम 7:57 पर पुष्प को अंकिता की कॉल आती है। फोन शुरू होते ही अंकिता रोने लगी। उसने पुष्प को बताया कि पुलकित आर्य ने मेरा मुंह दबाया, मेरा बैग खींचा और बदसलूकी की है और कमरे में ले गया। इस कॉल पर अंकिता रोती रही, पुष्प से ज़्यादा बातें ना कर सकी। लास्ट में अंकिता ने कहा कि वो सारी बातें बाद में बताएगी। ये कहते हुए अंकिता ने पुष्प का कॉल काट दिया। जब पुलकित ने देखा कि अंकिता कंप्रोमाइज नहीं करेगी और वो रिजॉर्ट छोड़ने वाली है तो पुलकित ने अंकिता को बहकाना शुरू कर दिया और कहा कि बाहर चलते हैं, बाहर कुछ बातें करनी है और तुम्हारा मूड भी ठीक हो जाएगा। इस तरह रात के करीब 8 बजे पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता तीनों एक स्कूटी और एक मोटरसाइकिल पर अंकिता को लेकर रिजॉर्ट से निकल जाते हैं। अंकिता सौरभ भास्कर की बाइक पर पीछे बैठी हुई थी। उनके पीछे पीछे
पुलकित और अंकित स्कूटी पर चल रहे थे। करीब 8:30 बजे ये लोग कौड़िया गांव से ऋषिकेश एम्स की तरफ जाते हुए एक सीसीटीवी में दिखते हैं। ऋषिकेश में इन्होंने कुछ स्नैक्स और मोमोज वगैरह खाए। इस वक्त तक अंकिता पुलकित के इरादे भांपने लगी थी, लेकिन उसे ये अंदाजा नहीं था कि उसके साथ इससे भी बड़ा कुछ होने जा रहा है, जिसका उसने सोचा भी नहीं था। इस दौरान रात के करीब 8:32 पर अंकिता ने पुष्प को दोबारा से कॉल किया। अंकिता के पीछे से आने वाली बैकग्राउंड नॉइज से पुष्प समझ गया कि अंकिता रिजॉर्ट पर नहीं है, वो कहीं बाहर है। पुष्प ने अंकिता से पूछा कि तुम कहाँ हो, किसके साथ हो? तब अंकिता ने कहा कि हम बाहर आए हैं और पुलकित, अंकित और सौरभ भी साथ में हैं। पुष्प ने अंकिता से पूरी बात जाननी चाहिए कि वो इतनी परेशान क्यों हैं। तो अंकिता अब सामान्य बातें करने लगी, जैसे खाना वगैरह खा लिया क्या, क्योंकि पुलकित, सौरभ और अंकित तीनों उसके पास खड़े थे। अंकिता ने हल्के स्वर में पुष्प से कहा कि मैं इनके बीच में फंस गई हूँ, ये कोई भी घटना कर सकते हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है। इस वक्त अंकिता ऋषिकेश एम्स के आसपास थी और पुलकित, अंकित और सौरभ उसके आसपास ही स्कूटी और बाइक के साथ खड़े थे। पुष्प ने अंकिता से कहा कि फोन चालू रखो, फोन मत काटना। इतने में ही पीछे से आवाज आती है कि चलो चलते हैं। अंकिता ने पुष्प को कहा कि मैं तुम्हें सारी बातें रिजॉर्ट जाकर बताऊंगी। ये कहते हुए अंकिता ने पुष्प का फोन काट दिया। ये अंकिता और पुष्प की आखिरी बातचीत थी। उसके साथ क्या हुआ ये पूरी बात वो पुष्प को कभी ना बता सकी, सिवाय इसके कि पुलकित ने मेरा मुंह दबाया, मेरा बैग खींचा और बदसलूकी की। जब भी अंकिता कॉल करती, हत्यारे उसके आसपास ही होते। अंकिता बार बार ये कहकर फोन काट देती कि पूरी बात बाद में बताऊंगी। उसे ये अंदाजा नहीं था कि पूरी बात बताने का मौका उसे कभी नहीं मिलेगा। पुष्प के साथ हुई इस आखिरी बात से अंकिता के जीवन का आखिरी घंटा शुरू होता है। तीनों हत्यारे अंकिता को लेकर ऋषिकेश एम्स से चीला मार्ग कौड़िया की तरफ जाने लगते हैं। चीला बैराज के चेक पोस्ट पर इन्हें वन विभाग के गार्ड आशीष पुरोहित ने रोका, जो चीला बैराज पशुलोक मार्ग चेक पोस्ट पर तैनात थे। इस वक्त घड़ी में रात के करीब 9 बज चुके थे। गार्ड आशीष पुरोहित ने स्कूटी चला रहे पुलकित से पूछा, कहाँ जा रहे हो? तो उसने जवाब दिया, हम लोकल गाँव कौड़िया जा रहे हैं। इस वक्त अंकिता पुलकित आर्य के साथ स्कूटी पर पीछे बैठी हुई थी। गार्ड आशीष पुरोहित ने लोकल गांव का समझकर पुलकित को आगे जाने दिया। पीछे पीछे बाइक पर आ रहे अंकित और सौरभ भास्कर को भी गार्ड ने लोकल गांव वाला समझकर आगे जाने दिया। करीब 9:38 पर पुलकित ने अंकिता के दोस्त पुष्प को कॉल की। पुलकित ने पुष्प से कहा कि अंकिता के लिए कोई दूसरी नौकरी ढूंढ लो, ये हमारे हिसाब से काम नहीं कर रही है, हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैंडिडेट चाहिए। पुष्प ने भी ज़्यादा बातें ना करते हुए कहा कि ठीक है, आप अंकिता की 20 दिन की जो सैलरी बनती है वो दे दो। सुबह लड़का आएगा और अंकिता को ले जाएगा। पुष्प ने पुलकित से पूछा कि आप रिजॉर्ट पर आ गए? तो उसने कहा, हाँ हम सब आ गए हैं। लेकिन सच ये था कि पुलकित, सौरभ, अंकित इन तीनों में से कोई भी अभी रिजॉर्ट नहीं आया था। वे सभी चीला नहर के पास थे और अंकिता का मर्डर करने वाले थे या कर चुके थे। पुलकित से बात करने के कुछ मिनटों बाद ही पुष्प ने करीब 10 बजे अंकिता को कॉल मिलाया, लेकिन अब अंकिता का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। पुष्प ने अंकिता के दूसरे नंबर पर कॉल किया तो वो भी स्विच ऑफ आ रहा था। अब पुष्प ने दोबारा पुलकित को कॉल किया, लेकिन इस बार पुलकित ने भी पुष्प का कॉल नहीं उठाया। जब पुष्प ने दोबारा कॉल मिलाया तो पुलकित का फोन भी स्विच ऑफ आने लगा। अंकिता और पुलकित दोनों के फोन स्विच ऑफ आने पर पुष्प ने रिजॉर्ट के स्टाफ सौरभ बिष्ट को कॉल मिलाया, लेकिन सौरभ ने भी कॉल नहीं उठाया। कुछ देर बाद पुष्प को एक अननोन नंबर से कॉल आती है। ये कॉल रिजॉर्ट के शेफ मनवीर की थी। इस पर सौरभ बिष्ट ने पुष्प को कहा कि मेरे नंबर पर रिचार्ज खत्म हो गया था, इसलिए मैंने आपको कॉल नहीं की। पुष्प ने पूछा कि अंकिता कहाँ है? तब सौरभ बिष्ट ने जवाब दिया कि थोड़ी देर पहले अंकित सर आए थे, वे अंकिता का खाना ले गए थे, वो अपने कमरे में ही होंगी। ये बात सुनकर पुष्प को थोड़ी राहत मिलती है। उसे लगा कि शायद सच में ही अंकित ने अंकिता को खाना दे दिया होगा, लेकिन ये सच नहीं था। शक रात को ही होने लग गया था थोड़ा थोड़ा, मतलब कंफर्म नहीं था ना, बिल्कुल भी कंफर्म नहीं था, क्योंकि स्टाफ को फोन किया, वो भी कह रहे थे कि हाँ अंकित सर खाना लेके गए हैं, तो मैंने सोचा चलो आई गई होगी तो सो गई होगी। अंकित ने जानबूझकर सैफ और अन्य स्टाफ जैसे सौरभ बिष्ट के सामने ये ढोंग रचा था कि वो अंकिता के कमरे में खुद खाना देकर आएगा, जबकि सैफ मनवीर ने अंकित से कहा कि हाउसकीपिंग स्टाफ है वो खाना दे आएगा। इससे पहले भी कभी अंकित खाना देने के लिए अंकिता के कमरे में नहीं गया था, लेकिन स्टाफ को धोखा देने के लिए अंकित ने ये ड्रामा रचा, जबकि सच ये था कि अंकिता अपने कमरे में थी ही नहीं। उसे कुछ देर पहले ही तीनों ने मारपीट करके चिला नहर में फेंक दिया था और तीनों वापस रिजॉर्ट आ गए थे।
इधर जम्मू में बैठा पुष्प लगातार अंकिता को फोन मिलाता रहा, लेकिन अंकिता का फोन स्विच ऑफ आता रहा। इधर हत्यारे रिजॉर्ट आकर पार्टी कर रहे थे। हत्यारों में से एक अंकित गुप्ता ने पहले ही कॉल करके सैफ मनवीर को कह दिया था कि खाने में मलाई कोफ्ता और चिकन बना लेना, साथ में 15-16 रोटियां बना लेना। उधर अंकिता की लाश चीला नहर में बह रही थी। उसे उस बात की सजा दी गई जिसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। उसकी गलती सिर्फ उसका लड़की होना था। इसके अलावा उसकी सबसे बड़ी गलती थी तो वो था उसका गरीब होना। पहले उसे होटल मैनेजमेंट का अपना कोर्स छोड़ना पड़ा, वो भी मात्र 40,000 रुपए की तंगाली के कारण। होटल मैनेजमेंट का उसका सपना अधूरा रह गया। फिर जब उसकी नौकरी लगी भी तो वो उस नौकरी से निकलने के लिए छटपटाती रही। नौकरी लगने के 10 दिन बाद ही वो नौकरी छोड़ देना चाहती थी, लेकिन बार बार धोखा मिलने के बाद भी वो नौकरी करती रही, सिर्फ इसलिए कि वो गरीब थी। इसके अलावा उसकी कोई दूसरी गलती नहीं थी। अपराधी अंकिता को इसलिए नोचते रहे क्योंकि वे अमीर थे, उनके पास पैसा था, उनके पास गाड़ियां थी, उनके पास रिजॉर्ट था, उनका पिता सत्ताधारी पार्टी में मंत्री रहा था। इधर जम्मू में दूर बैठा पुष्प रात भर अंकिता को कॉल मिलाता रहा, ये प्रार्थना करते हुए कि अंकिता के साथ सब कुछ सही हो। उसे ये भ्रम भी था कि शायद अंकिता खाना खाकर सो चुकी है, क्योंकि स्टाफ ने उसे ऐसा ही बताया था। 19 सितंबर की सुबह जब पुष्प जागा तो उसने सबसे पहले अंकिता को कॉल की, लेकिन अब भी अंकिता का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। पंद्रह मिनट उनसे बात हुई थी, तो उसके बाद फिर मैंने अंकिता को फ़ोन किया। उसी वक्त 15 मिनट के गैप के बाद मैंने अंकिता को फ़ोन किया। मैंने फ़ोन किया, उनको फ़ोन बंद आ रहा है। मैंने फिर से किया, फ़ोन बंद आ रहा है। फिर मैंने पुलकित को फिर से फ़ोन किया, क्योंकि ये तो पहुंच गया था, तो मैंने इसको फिर से फ़ोन किया, इसने फ़ोन नहीं उठाया। फिर से फ़ोन किया थोड़े गैप के बाद, 5-10 मिनट के बाद, नहीं उठाया। तीसरी बार भी किया, नहीं उठाया। चौथी बार इसका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। अब पुष्प को किसी बड़ी अनहोनी का शक हो चुका था। पुष्प ने अंकित गुप्ता का नंबर निकाला और कॉल किया, लेकिन उधर से अंकित गुप्ता ने नहीं बल्कि पुलकित आर्य ने फोन उठाया। पुलकित ने कहा कि मैं तो सुबह 5 बजे जिम गया था, वापस लौटा तो मैंने देखा कि वो कमरे में नहीं है। कहीं उसके घर वालों के सामने कोई ऐसा सिनेरियो क्रिएट करने के लिए कोई आपकी और उसकी बात हो कि नहीं चलो मैं चलती हूं। नहीं सर, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं अपने घर पे हूँ, मेरी लोकेशन देखिए आप। और इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं हो सकता, यहाँ से 13-14 घंटे की जर्नी। बात तो ठीक है, लेकिन अब देखो, अब वही बात हो रही है ना। इस कॉल के दौरान पुलकित आर्य ने अंकिता के गायब होने का शक उसके दोस्त पुष्प पर ही डालने की कोशिश की। पुलकित की बातों से पुष्प समझ गया कि कुछ बड़ी गड़बड़ है, इसलिए पुष्प ने अंकिता के चचेरे भाई अभी सिंह भंडारी को कॉल किया और इन्फॉर्म किया कि अंकिता रिजॉर्ट से लापता है। इस तरह अंकिता के परिवार तक ये बात पहुंच सकी कि उनकी बेटी रिजॉर्ट से गायब है, जहां काम किए उसे अभी सिर्फ 20 दिन हुए थे। अंकिता की मां अपनी बेटी से हर दिन कॉल और मैसेज पर बात किया करती थी। 17 सितंबर 2022 की सुबह भी अंकिता, उसकी मां और दिल्ली में रहने वाले भाई अजय ने 34 मिनट तक कॉन्फ्रेंस कॉल की थी। इस कॉल पर भी अंकिता ने कहा कि वो कुछ परेशान है, लेकिन जब उसके परिवार ने पूछा क्यों, तो अंकिता ने बात को टाल दिया। अगले दिन 18 सितंबर की दोपहर 4:30 बजे अंकिता की मां ने अंकिता को मैसेज किया, लेकिन इस बार कोई जवाब नहीं आया। अंकिता की मां ने रात 8:30 बजे फिर मैसेज किया कि उसने डिनर किया है या नहीं, लेकिन इस बार भी कोई जवाब नहीं आया। ये वो टाइम था जब अंकिता अपनी जिंदगी के लिए जूझ रही थी। इसके बाद अंकिता की मां ने देर रात फिर मैसेज किया कि वो सो गई है या नहीं, लेकिन इस बार भी कोई जवाब नहीं मिला। अंकिता की मां ने समझा कि वो शायद सो गई होगी, लेकिन इस वक्त तक अंकिता की हत्या हो चुकी थी। अंकिता के पिता शाम को ही अपने चचेरे भाई भगवान सिंह के साथ ऋषिकेश के लिए निकल पड़ते हैं। वीरेंद्र सिंह सबसे पहले अपनी बेटी के लापता होने की रिपोर्ट कराने के लिए पौड़ी थाने पहुंचते हैं, लेकिन पुलिस ने शिकायत दर्ज नहीं की और कहा कि उन्हें मुनि की रेती थाने जाना चाहिए, क्योंकि रिजॉर्ट उसी थाने के अंदर पड़ता है। जब अंकिता के पिता मुनि की रेती थाने पहुंचे तो वहां से भी उन्हें ऋषिकेश के कोतवाली थाने जाने के लिए कहा गया। इस वक्त तक आधी रात हो चुकी थी। अब अंकिता के पिता ऋषिकेश के कोतवाली थाने पहुंचे तो उन्हें बताया जाता है कि उनकी शिकायत पटवारी सर्कल के अंतर्गत आती है, यानी यहाँ भी अंकिता के पिता की रिपोर्ट नहीं लिखी गई।
फिर यहाँ से गया मैं 6:30 बजे के आसपास यहाँ से गया, पौड़ी होते हुए मुनि की रीति से कोतवाली रिस्के से गया लक्ष्मण झूला। तो उन्होंने कहा कि वो पटवारी क्षेत्र के अंदर आता था। फिर वहाँ से निकला मैं 19 तारीख को मैं नाइट वहाँ रुका था ऋषिकेश में। अगले दिन यानी 20 सितंबर को अंकिता के पिता ऋषिकेश के लक्ष्मण झूला थाने जाते हैं। लक्ष्मण झूला थाने में वीरेंद्र सिंह ने क्लियर एक शिकायत दी कि उनकी बेटी 18 सितंबर की शाम से ही लापता है, जबकि होटल मैनेजर बता रहा है कि 19 सितंबर की शाम 4 बजे से लापता है। मुझे होटल मैनेजर और स्टाफ पर शक है, इन्होंने ही मेरी बेटी को गायब कर रखा है, क्योंकि स्टाफ वाले कुछ और कह रहे हैं और मैनेजर कुछ और कह रहे हैं। अतः होटल मैनेजर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इंटरेस्टिंगली वीरेंद्र सिंह की शिकायत पर कुछ एक्शन लेने के बजाय लक्ष्मण झूला थाने ने भी वीरेंद्र सिंह को चीला पटवारी चौकी यानी रेवेन्यू पुलिस के पास भेज दिया। यहाँ आपको रेवेन्यू पुलिस और पटवारी चौकी के बारे में बताना जरूरी है। दरअसल उत्तराखंड के बहुत से हिस्सों में आज भी रेवेन्यू पुलिस सिस्टम लागू है। ये सिस्टम ब्रिटिश काल से ही चला आ रहा है। चूंकि उत्तराखंड के गांव काफी बिखरे हुए हैं और यहाँ अपराध भी काफी कम है, इसलिए यहाँ रेगुलर पुलिस का काम रेवेन्यू अधिकारियों को दे रखा है। यानी जो काम हमारे यहाँ रेगुलर पुलिस करती है वो काम उत्तराखंड में रेगुलर पुलिस के अलावा रेवेन्यू इंस्पेक्टर और पटवारी भी करते हैं। खासकर पहाड़ी इलाकों के उन गांवों में जहां रेगुलर पुलिस की थोड़ी पहुंच कम है। इसे राजस्व पुलिस यानी रेवेन्यू पुलिस कहते हैं। इसलिए अलग अलग थानों की पुलिस ने अंकिता के पिता को पटवारी चौकी में रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए कहा। ऐसे ही लक्ष्मण झूला थाने ने भी अंकिता के पिता वीरेंद्र सिंह को चीला पटवारी चौकी जाने को कहा। जब वीरेंद्र सिंह चीला पटवारी चौकी पहुंचे तो उन्हें वहां से भी कंडखाल चौकी जाने को कहा गया। अंततः वीरेंद्र सिंह कंडखाल चौकी पहुंचे तो यहाँ अंकिता के पिता को पता चलता है कि यहाँ तो पहले से ही रिजॉर्ट मालिक पुलकित आर्य ने ही रेवेन्यू सब इंस्पेक्टर विभव प्रताप को इस मामले की शिकायत दे दी है। इस शिकायत पत्र में पुलकित आर्य ने लिखा, अंकिता भंडारी हमारे रिजॉर्ट पर कार्य कर रही थी। पिछले कुछ दिनों से वो निजी समस्याओं की वजह से तनाव में लग रही थी। 18 सितंबर 2022 को वो ज्यादा परेशान थी और रोने लगी। उसने बताया कि उसे घूमना पसंद है, इसलिए हम अंकिता को घुमाने ले गए। शाम को जब हम वापस लौटे तो अंकिता अपने कमरे में चली गई, लेकिन अगली सुबह 19 सितंबर के दिन सुबह करीब 8:30 बजे हमारे कर्मचारी सौरभ ने बताया कि अंकिता कमरे में नहीं है। तभी से हम अंकिता को ढूंढ रहे हैं। मतलब जिस पुलकित आर्य ने अंकिता की हत्या की वो खुद ही 19 सितंबर के दिन पटवारी के यहाँ शिकायत करने पहुंच गया कि पिछले दिनों से अंकिता तनाव में थी और लापता है। इंटरेस्टिंगली रेवेन्यू सब इंस्पेक्टर विभव प्रताप इस सूचना को गंभीरता से लेने के बजाय उल्टा छुट्टी पर चले जाते हैं, बिना इस केस को किसी और को ट्रांसफर किए। पटवारी के पास शिकायत देने के लिए लेकिन पटवारी को पता पड़ गया कि यहाँ थोड़ा गड़बड़ चल रही है, तो पटवारी जानबूझ के छुट्टी मांग के चला गया। अब ये बोला मैं कि छुट्टी मांग के किससे गया। फिर अब पटवारी ने जो है चार्ज विनोद कुमार को दे दिया। अंकिता के पिता वीरेंद्र सिंह ने अपनी शिकायत दर्ज करवाने के लिए पटवारी विभव प्रताप को फोन किया। इस पर विभव प्रताप ने कहा कि वे छुट्टी पर हैं और पटवारी विवेक कुमार चार्ज पर हैं। इसके बाद वीरेंद्र सिंह पटवारी विवेक कुमार से मिलने की कोशिश करने लगे, लेकिन पटवारी विवेक कुमार ने वीरेंद्र सिंह को करीब 2.5 घंटे तक इंतजार करवाया, क्योंकि पटवारी साहब पहले से ही पुलकित के पिता और भाजपा के मंत्री रहे विनोद आर्य, पुलकित की पत्नी स्वाति, आरोपी सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता से कमरे के अंदर बात कर रहे थे। फिर 20 तारीख को जब हम वहाँ गए तो हमसे पहले होटल वाले मैनेजर और मालिक और उस मालिक की मिसेज और मालिक के पिता और अरविंद अंकित नाम का वहाँ पहुँच रखे थे। करीब 2.5-3 घंटे के इंतजार के बाद भी वीरेंद्र सिंह को पटवारी ऑफिस में अंदर नहीं बुलाया गया। अंत में वे खुद ही अंदर घुस गए और अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए जिद करने लगे। पटवारी विवेक कुमार ने कहा कि उनके पास पहले से ही पुलकित की शिकायत दर्ज है, इसलिए दूसरी शिकायत की जरूरत ही नहीं है। जबकि अंकिता के पिता की शिकायत में और पुलकित की शिकायत में जमीन आसमान का अंतर था। अंकिता के पिता की शिकायत में खुद पुलकित आरोपी था और उत्तराखंड की रेवेन्यू पुलिस उसी आरोपी पुलकित की शिकायत के आधार पर केस आगे बढ़ाना चाहती थी, जिसमें लिखा था कि अंकिता डिप्रेशन का शिकार थी और खुद गायब हुई है। तो मैं जब पहुंचा, मैं दरवाजे पे पर्दा लगा हुआ था, तो मैंने पर्दा हटाया तो उन्होंने रुको अभी। तो उसके बाद 2.5 घंटे हो गया, 2.5 घंटे तक मैं छत में घूमता रहा। तो जब मेरे को गुस्सा आ गया, मैं वहाँ पे पहुँचा तो उन्होंने कहा रुको अभी। फिर मैं बाहर आ गया। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने मुझे अंदर बोला। मैंने साहब मैं अंकिता भंडारी का पिता हूँ
मुझे रिपोर्ट लिखानी है। तो कहने लगे कि नहीं रिपोर्ट इन्होंने लिखा दिया। मैंने कहा उनकी रिपोर्ट लिखोगे पहले पीड़िता की रिपोर्ट लिखोगे? तो नहीं आपकी रिपोर्ट नहीं लिखूंगा मैं। तो तब तक होटल मालिक ने गर्म हो गया, मैं भी गर्म हो गया। मैंने कहा तुम बीच में क्यों बोले, तुम्हारी रिपोर्ट हो गई ना, अब मेरी रिपोर्ट लिखो। वीरेंद्र सिंह को इस बात के लिए भी पटवारी से लड़ना पड़ा कि उनकी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट उनकी डिटेल्ड शिकायत के आधार पर दर्ज हो, न कि पुलकित आर्य की शिकायत पर। इसके बाद अंकिता के पिता वीरेंद्र सिंह पटवारी विवेक कुमार को लेकर वनंतरा रिजॉर्ट पर जाते हैं, जहां उन्होंने देखा कि सारी सीसीटीवी तारें कटी हुई हैं। वीरेंद्र सिंह ने पुलकित आर्य को कहा कि सीसीटीवी फुटेज दिखाओ, तो उसने कहा कि सीसीटीवी खराब है। पटवारी विवेक कुमार और रिजॉर्ट मालिक के व्यवहार को देखकर अंकिता के पिता वीरेंद्र सिंह को शक हो गया कि यहाँ पर मिली भगत चल रही है। तो मैं वहाँ गया, मैंने कहा आप सिटी का कैमरे ऑन करो। तो उसके बाद होटल मालिक पुनीत आर्य ने बोला कि 3 महीने से मेरा काम चल रहा है, जगह जगह से टाटे टूटियां कटी हुई हैं। अंकिता के पिता वीरेंद्र सिंह को पटवारी से फेयर इन्वेस्टिगेशन और एफआईआर दर्ज करवाने के लिए पौड़ी गढ़वाल के चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सदस्य रहे सोहन सिंह को कॉल करवाना पड़ा, लेकिन तब भी 20 सितंबर तक वीरेंद्र सिंह की शिकायत दर्ज नहीं की जाती। 21 सितंबर की सुबह एक बार फिर वीरेंद्र सिंह ने इधर उधर से डीएम और डीजीपी के लिए कॉल करवाए। जो विधानसभा के अध्यक्ष है माननीय रितु खनौर जी, इनको फोन किया। मैंने कहा साहब ऐसी बात है मेरे पास। तो उन्होंने तुरंत डीएम साहब को फोन किया कि वहाँ जो है एक हमारे इधर का लड़का है, उनकी लड़की किडनैप हो चुकी है, आप तुरंत कार्य कीजिए। फिर उसके बाद मैंने फिर कुसुम पंडवाल के पास गया, उन्होंने फिर डीएम को आदेश किया। कई जगहों से डीएम को कॉल करवाने के बाद जाकर 22 सितंबर 2022 के दिन अंकिता का मामला रेवेन्यू पुलिस से रेगुलर डिस्ट्रिक्ट पुलिस को ट्रांसफर होता है और ये केस लक्ष्मण झूला थाने में दर्ज होता है। 22 सितंबर को जब ये मामला लोकल इलाके में और सोशल मीडिया पर हाईलाइट होने लगा, तब जाकर पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। उस मामले में जिसमें लड़की 18 सितंबर की रात से ही गायब थी। जनता में मामला हाईलाइट होने के बाद उत्तराखंड पुलिस के एएसआई मनोहर सिंह रावत भाजपा के पूर्व मंत्री के वनंतरा रिजॉर्ट पर छापा मारने पहुंचे और वहां काम करने वाले कर्मचारियों के बयान लिए। कर्मचारियों के बयान के अनुसार अंकिता और पुलकित आर्य की 18 सितंबर के दिन बहस हुई थी। अंकिता ने रिजॉर्ट के कर्मचारी करण से अपना बैग ऊपर सड़क पर ले जाने के लिए मदद भी मांगी थी। हेलो मैम करण बोल रहा हूँ, क्या हो गया? प्लीज मेरा बैग ऊपर ले जा दो दुकानदार। चल चलो गाड़ी घुमा, चल नीचे चल। अरे चलना, आ रहे मैम, हम आ रहे हैं 2 मिनट बाद। रिजॉर्ट के कर्मचारियों से पूछताछ के बाद पुलिस को पता चला कि 18 सितंबर की शाम ही पुलकित आर्य, सौरभ और अंकित गुप्ता तीनों एक बाइक और स्कूटी से अंकिता को लेकर निकले थे, लेकिन जब ये तीनों रात को वापस आए तो अंकिता इनके साथ नहीं थी। इस तरह अंकिता की आखिरी चैट्स, कर्मचारियों के बयान और रास्ते की सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 22 और 23 सितंबर की रात को उत्तराखंड पुलिस ने तीनों आरोपियों को अरेस्ट कर लिया। अंकिता मर्डर के आरोपियों को लेकर पुलिस कोर्ट में पेशी के लिए कोर्ट द्वार जा रही थी। नाराज भीड़ ने पुलिस की गाड़ी को रोका और तीनों आरोपियों की जमकर पिटाई की। अंततः पुलिस की पूछताछ में भी आरोपियों ने कबूल कर लिया कि अंकिता से हमारी बहस हुई थी और वो धक्का मुक्की में नहर में गिर गई। लेकिन असली सच ये था कि इन तीनों ने ही अंकिता में धक्का मारा था। अगले दिन यानी 23 सितंबर को उत्तराखंड पुलिस ने अंकिता को ढूंढने के लिए चीला नहर में एक सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन अंकिता का कुछ पता नहीं चल सका। इसके अगली सुबह पुलिस ने चीला इंटेक नहर का पानी रुकवाया ताकि पानी का फ्लो कम हो। तब उन्हें एक महिला की डेड बॉडी मिलती है जो बैराज में फंसी हुई थी। ये डेड बॉडी किसी और की नहीं बल्कि अंकिता भंडारी की ही थी। यहाँ से अंकिता के शरीर को पोस्टमार्टम के लिए ऋषिकेश के एम्स अस्पताल की मोर्चरी में ले जाया गया। इंटरेस्टिंगली पुलकित आर्य की अरेस्ट के बाद 23 सितंबर की रात ही लोकल बीजेपी एमएलए रेणु बिष्ट ने बुलडोजर लेकर रिजॉर्ट को आधा तोड़वा दिया। कमाल की बात यह रही कि इस बुलडोजर अभियान में अंकिता के कमरे को भी तोड़वा दिया गया, यानी क्राइम सीन को ही नष्ट करवा दिया गया, जिसमें और भी सबूत मिल सकते थे और उस वीआईपी के बारे में भी कुछ सुराग मिल सकते थे जिसका जिक्र अपने मरने से पहले अंकिता ने किया था, जिस वीआईपी की सेवा के लिए अंकिता की हत्या की गई थी। जिस समय वनंतरा रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलाया गया, उसी समय रिजॉर्ट और उसके अंदर मौजूद आयुर्वेदिक फैक्ट्री में आग लगा दी गई। आग किसने लगाई ये कभी सामने नहीं आ सका। जब ये तोड़फोड़ हुई, बुलडोजर चला, ये मामला उठा, बुलडोजर चला, तोड़फोड़ हुई,
इसके बाद में इसमें आग लगा दी गई। हाथरस रेप कांड की तरह यहाँ भी उत्तराखंड पुलिस ने पीड़ित अंकिता का शव जल्दी से जल्दी निपटाने का प्लान बनाया। पुलिस हरिद्वार में ही अंकिता का अंतिम संस्कार कराने की जिद करने लगी। अंकिता के परिवार वाले अंकिता को घर ले जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने रोक दिया। अंकिता की मां को गांव से बुलाया जाता है और PWD गेस्ट हाउस में पुलिस की निगरानी में रखा जाता है। पुलिस ने अंकिता के पिता वीरेंद्र सिंह, अंकिता की मां और उनके बेटे को अलग अलग कर दिया ताकि वे आपस में बात न कर सकें। अंकिता के पिता पर पुलिस दबाव बनाने लगी कि जल्दी से जल्दी अंकिता का अंतिम संस्कार कर दिया जाए। उत्तराखंड के CM ने भी अंकिता के पिता को कॉल करके अंकिता का अंतिम संस्कार जल्द से जल्द करने के लिए कहा। इधर DM और SP भी डेड बॉडी का अंतिम संस्कार करने के लिए दबाव डाल रहे थे, इसलिए दबाव में अंकिता के पिता मान जाते हैं। पुलिस इतनी जल्दी में थी कि अंकिता की मां को भी अपनी बेटी का चेहरा नहीं देखने दिया गया। पुलिस ने वीरेंद्र सिंह से कहा कि उनकी पत्नी ICU में है, लेकिन ये एक सफेद झूठ था। इस तरह अंकिता की मां को उसका चेहरा दिखाए बिना ही अंकिता का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। मुझे मतलब दिखाया क्यों नहीं उन्होंने मुझे मेरी बेटी, एक बार दिखा तो देते कि मतलब ये है तुम्हारी बेटी, मुझे पता तो चल जाता कि मेरी बेटी जिंदा है या जैसी भी है, जिस हाल में, थोड़ा मुझे दिखा तो देते। ऋषिकेश एम्स में हुए अंकिता के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से साफ हो गया कि अंकिता खुद नहर में नहीं कूदी थी, बल्कि उसमें धक्का दिया गया था। अंकिता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया कि अंकिता के शरीर पर सभी चोटें मौत से पहले यानी एंटीमोर्टम हुई हैं, न कि उसके नहर में गिरने से। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स ने कहा कि अंकिता की मौत का कारण पानी में डूबने के परिणाम स्वरूप सांस रुकने के कारण हुआ है, यानी ऑस्फिक्सिया से। मतलब अंकिता पानी में गिरने के समय जीवित थी और उसे धक्का देकर पानी में फेंका गया। अंकिता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टरों ने कहा कि फोर्सफुल पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन सेक्सुअल असॉल्ट की पॉसिबिलिटी को पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता। यानी पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने अंकिता के साथ सेक्सुअल असॉल्ट को न कन्फर्म किया और न ही पूरी तरह से नकारा। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार अपने फैसलों में कहा है कि पीड़िता के प्राइवेट पार्ट्स पर अगर चोटें नहीं हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट नहीं किया गया है। लेकिन उत्तराखंड पुलिस ने बाकी सबूतों को छोड़कर, गवाहों को छोड़कर, परिस्थितियों को छोड़कर केवल पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर कह दिया कि अंकिता के साथ कोई सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ था, उसके साथ कोई रेप नहीं हुआ था। जबकि खुद पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स ने ये बात नहीं कही थी, बल्कि डॉक्टर्स ने उल्टा ये कहा कि फोर्सफुल पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के सबूत नहीं हैं, लेकिन रेप की पॉसिबिलिटी को पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता। अगर अंकिता के रेप के एंगल से पुलिस जांच करती तो आरोपियों पर और भी संगीन धाराएं जुड़ती, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। पुलिस ने शुरू में ही रेप की बात को खारिज कर दिया। ऊपर से क्राइम सीन को पहले ही बुलडोजर से तोड़ दिया गया था। अंकिता के पोस्टमार्टम से यह भी पता चला कि उसके पेट में अधपचा खाना मौजूद था, जो उसने ऋषिकेश शहर में खाया था, जिसके 1 घंटे के अंदर ही उसकी हत्या कर दी गई। इधर अंकिता की हत्या की खबर ने पूरे देश को हिला दिया। जगह जगह प्रोटेस्ट हुई, खासकर ऋषिकेश में। लेकिन इन सब में दुखद अंकिता के लिए न्याय पाने की लड़ाई रही, जो उसके परिवार ने अकेली लड़ी। उत्तराखंड के जिस लोकल कोर्ट में अंकिता भंडारी मर्डर केस चला, उसमें हत्यारों की तरफ से दलील दी गई कि उन्होंने अंकिता की हत्या नहीं की, बल्कि अंकिता खुद ही नहर में जाकर डूबी है। कोर्ट में हत्यारों ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि अंकिता पुष्पदीप से शादी न होने के कारण डिप्रेशन में थी और पुष्पदीप के द्वारा उसे अपने साथ न ले जाने के कारण ही उसने आत्महत्या की है। हत्यारों की तरफ से कोर्ट में ये भी दलील दी गई कि अंकिता पुष्पदीप को VIP और एक्स्ट्रा सर्विस वाले पैनिक मैसेज इसलिए लिख रही थी ताकि पुष्पदीप पर दबाव बना सके, ताकि जम्मू में रहने वाला पुष्पदीप उसे रिजॉर्ट से ले जाए और शादी कर ले। ऐसी ही और भी बेहुदा दलीलें हत्यारों की तरफ से कोर्ट में दी गईं ताकि वे बच जाएं। जैसे रिजॉर्ट के CCTV खराब होने के पीछे का दोष भी हत्यारों ने अंकिता पर ही डाल दिया। हत्यारों ने दलील दी कि अंकिता ने पुष्पदीप के वनंतरा रिजॉर्ट आने से पहले खुद ही रिजॉर्ट के CCTV मैनेज किए थे, यानी अंकिता ने ही साजिश के तहत CCTV खराब किए थे। लेकिन इस केस में इतने ज्यादा सबूत मौजूद थे कि हत्यारे बच न सके। कोर्ट में दिए वनंतरा रिजॉर्ट के स्टाफ के बयानों से साफ था कि ऋषिकेश से सिर्फ 3 हत्यारे ही लौटे थे। इससे साफ था कि रास्ते में ही अंकिता को मार दिया गया था। ऊपर से रास्ते की CCTV फुटेज, अंकिता की लास्ट चैट्स, कॉल्स, स्टाफ की गवाहियां और पुलकित आर्य के पकड़े गए झूठ, इन सब के कारण हत्यारों की सभी दलीलें झूठी साबित हुई। इस तरह 2 साल 8 महीने तक
अंकिता भंडारी का मामला कोर्ट में चलता रहा और अंततः 30 मई 2025 के दिन उत्तराखंड की लोकल कोर्ट की जज रीना नेगी ने अंकिता मर्डर केस का फैसला सुना दिया। जज रीना नेगी ने तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। हालांकि अंकिता के परिवार वाले इस फैसले से खुश नहीं थे। वे चाहते थे कि जिन्होंने उनकी 19 साल की निर्दोष बेटी का जीवन छीना, उन्हें कम से कम फांसी की सजा होनी चाहिए। आज हत्यारे जेल में हैं और अपने किए की सजा काट रहे हैं, लेकिन यहाँ अब भी 3 बड़े सवाल फिर भी बचे रह गए। एक ये कि उन पटवारियों और थानेदारों पर क्या कार्रवाइयाँ हुई जिन्होंने अंकिता के पिता को इधर उधर न्याय के लिए भटकाया, और तब तक FIR दर्ज नहीं की जब तक कि ये मामला जनता में नहीं पहुंच गया। दूसरा सवाल ये कि ये जानते हुए भी कि रिजॉर्ट एक क्राइम सीन है, वहां और भी जरूरी सबूत हो सकते हैं, फिर भी भाजपा विधायक रेणु बिष्ट ने अंकिता के कमरे पर बुलडोजर क्यों चलवाया, जहां से बहुत से इंपोर्टेंट सबूत मिल सकते थे। तीसरा सवाल ये कि वो VIP कौन था जिसके लिए भाजपा के पूर्व मंत्री विनोद आर्य के बेटे पुलकित आर्य ने 19 साल की अंकिता की जान ले ली। चौथा सवाल हम सबसे कि अंकिता का गुनाह क्या था, उसे किस बात की सजा मिली, उसके जीने के अधिकार को क्यों छीन लिया गया। अंकिता भंडारी केस में 3 आरोपियों को सजा जरूर मिली है, लेकिन अंकिता को मिला न्याय अब भी अधूरा है। जाते जाते इस वीडियो को देखिए। कैमरे के सामने मुस्कुराता और पोज देता दिखा। ये अंकिता के हत्यारों में से एक अंकित की है, जो इस बात से खुश है कि उसे सिर्फ उम्र कैद की सजा मिली है, फांसी की नहीं। शायद उसे विश्वास है कि एक न एक दिन वो जेल से बाहर जरूर आ जाएगा जीवित। लेकिन अंकिता, शायद वो अब कभी इस दुनिया में नहीं आ सकेगी। अंकिता भंडारी केस की कहानी फिलहाल यहीं तक। ऐसे ही एक डिटेल्ड वीडियो हमने सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी केस पर बनाई है, जिसके लिंक आपको कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आप हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ये तीनों करते हैं तो YouTube का एल्गोरिदम इस वीडियो को सपोर्ट करेगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक दिखाएगा। फैसला आप पर है। मेरा काम खत्म होता है। नमस्कार।